नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम क्रेडिट लाइन में। मैं हूं पंकज पचौरी और हम इस कार्यक्रम के जरिए देश के लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कि छोटे या मध्यम दर्जे के मझोले व्यापारों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। और आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक वो इंडस्ट्री हमारे मुल्क में जो कि 25 साल पहले पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो थी वो एसएमई थी, और अब वो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा चमकती हुई इंडस्ट्री, सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो बन गया है, और वो है आईटी इंडस्ट्री। जी हाँ, 1985 में देखा जाए तो सिर्फ 2 ऐसी कंपनियां होंगी जिनका कि टर्नओवर 20 और 10 करोड़ के आसपास होता था हमारे आईटी सेक्टर में, और इस समय हिंदुस्तान में आप समझ सकते हैं कि कोई 125 कंपनियां ऐसी हैं जिनका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा का है। और इस पर बात करने के लिए हमने आज विशेष लोग बुलवाए हैं जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ ही पंकज कौंडिया हमारे साथ में हैं, एमडी पैरामाउंट फाइनेंशियल्स के, जिनकी सहायता से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ में हैं जो कि फाउंडर हैं और सीईओ हैं इंडिया मार्ट के। कोई 8.5 लाख एसएमई जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरे मुल्क के अलग अलग क्षेत्रों के। और प्रदीप गुप्ता हमारे साथ में है, चेयरमैन और एमडी साइबर मीडिया, जो कि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो आईटी की जो ग्रोथ है उससे शुरुआत से आज तक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। और हम आपको बता दें कि इस श्रृंखला में हम आगे आने वाले दिनों में एसएमईज की जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करते रहेंगे, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग की भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि कैसे एसएमईज को सहायता दी जाए, मदद उनकी की जाए, और जो फाइनेंशियल उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रेडिट लाइन इसीलिए कार्यक्रम का नाम है, वो उन तक कैसे पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ये बता दूं कि हिंदुस्तान में इस समय जितने भी एसएमई हैं उसमें जो सर्विस सेक्टर के एसएमई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कुल एसएमई के हम कुल अगर देखें जो हमारे पास में इस समय कोई 2 करोड़ 61 लाख के आसपास एसएमई हैं, उसमें सर्विस सेक्टर में 71% जो हैं वो एसएमई हैं, और आईटी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है। स्मॉल अगर हम देखें आईटी सेक्टर के हिसाब से तो वो स्मॉल मानी जाती हैं, और उनका उसका मतलब नेस्कॉम के आंकड़ों के हिसाब से ये है कि उनका जो टर्नओवर है, रेवेन्यू है, वो 50 करोड़ से कम का है। कोई 70% कंपनियां जो नेस्कॉम की मेंबर हैं वो स्मॉल समझी जाती हैं। 10% कंपनियां मीडियम हैं, 50 से 200 करोड़ के टर्नओवर हैं, और लार्ज कंपनी जिसकी मैंने अभी बात की 10% कोई वो हैं। इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हैं आईटी सेक्टर में कोई 10% के आसपास, वो कंपनियां हैं जो सपोर्ट करती हैं आईटी और बीपीओ सेक्टर को, और ये वो कंपनियां हैं जो एसएमई के दायरे में सारी की सारी इसमें आती हैं। और हम बात इसलिए भी कर रहे हैं एसएमई की और आईटी सेक्टर की कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम एसएमई की बात करें तो कोई खराद की मशीन चलाने वाला है, कोई चमड़े का काम करने वाला है, कोई भित्ति चित्र बना करके बेचने वाला है, कोई उड़ीसा में कोई ट्राइबल एरिया में जो है वो झाड़ू बना करके बेचने वाला है, वो दिमाग में आती है। आईटी सेक्टर की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये सेक्टर जो है बड़ा हाई प्रोफाइल सेक्टर है, लेकिन ये भी एसएमई में आता है। क्या आपको लगता है कि आईटी सेक्टर की समस्याएं भी एसएमईज के हिसाब से वही हैं जो दूसरे सेक्टर्स की हैं? आईटी सेक्टर की समस्याएं दूसरे सेक्टर से ज़्यादा हैं। एक्चुअली इनके पास में स्किल्स होते हैं, इनके पास में प्लांट एंड मशीनरी होता है, उसका असेसमेंट एक नॉर्मल माइंडसेट का आदमी नहीं कर सकता। इनको एक सबसे बड़ा सेटबैक जो लगता है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय अरसे से आईटी कंपनीज के भी फाइनेंसिंग को हैंडल मैंने किया, तो मैंने पाया कि इन लोगों को फाइनेंसिंग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो भी हमारे यहाँ पीएसयू बैंक्स हैं, वो आईटी कंपनीज को प्रिलिमिनरी असेस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जब नारायण मूर्ति साहब पहली बार अपना एक्सपोर्ट का देने के लिए गए थे तो उन्होंने पूछा कि आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो हार्ड डिस्क उस जमाने में आया करती थी, फ्लॉपी डिस्क, वो लेकर के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट गए थे दिखाने के लिए भाई मैं ये एक्सपोर्ट करता हूँ। क्या आपको लगता है कि अभी भी समस्या ये है कि जो नए एंट्रेंट आना चाहते हैं, और अब आईटी सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, कोई भी नौजवान इनमें से
एप्लीकेशन बनाने की अपना जो बिजनेस है शुरू कर सकता है, और अगर अच्छा एप्लीकेशन है तो आप में से कोई भी मल्टी मिलियनर बन सकता है 2 हफ्ते के अंदर, अगर आपका बेस्ट सेलिंग में आ गया वो। क्या ये समस्या अभी भी है कि जो छोटे जो एंट्रेंट्स हैं उनको अभी भी समस्या आईटी सेक्टर में आ रही है? जहाँ तक फाइनेंसिंग की बात है, अलग अलग किस्म की फाइनेंसिंग होती है। जहाँ तक डेट फाइनेंसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अभी भी बैंक्स को किस तरह से वैल्यू करें, किस तरह से वर्किंग कैपिटल पे दें, किस तरह से जो एक सबसे बड़ा एसेट जो एक आईटी कंपनी का होता है वो होती है ब्रेन पावर। जो आदमी, जो आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसको किस तरह से वैल्यू किया जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन और तरीके हैं, आप एंजल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं, और ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये समझते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो इस सेक्टर के लिए उपलब्ध नहीं है। ट्रेडिशनल जो है वो बहुत कम है, और इसीलिए जो टाई की समिट्स होती हैं जिसमें आप जाते हैं वहाँ पर नौजवान लोग सिर्फ यही घूमते रहते हैं कि कोई उनको वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाए, एंजल इन्वेस्टर मिल जाए तो हमें पैसे लगाने, क्योंकि वो बैंक के पास जो है ट्रेडिशनली नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि इस समस्या से अब तक हमें अवगत हो जाना चाहिए और इसके ऊपर हमको कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक फिक्स, एक हैंडल चाहिए कि बैंक्स जो हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर आईटी हब बन गए हैं। कम से कम 5 ऐसे हमारे मेट्रोज हैं, 6 अब हो गए हैं अगर हम हैदराबाद और पुणे दोनों को मिला लें, कि जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छोटे बिजनेसमैन हैं, या तो वो आईटी में हैं और या वो आईटी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डेट फाइनेंसिंग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है किसी भी मैन पावर बेस्ड इंडस्ट्री को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में है, वहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। और इसी का विपरीत रूप देखने को मिलेगा कि एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, इस टाइप की सारी इन्वेस्टिंग, उनको सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा समझ में आता है, वो अमेरिकन माइंडसेट से आए हुए लोग हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का बहुत ही कम योगदान है। एग्रीकल्चर में तो और भी कम, एग्रीकल्चर में तो बहुत ही कम है। इसकी वजह से जो छोटा आईटी एंटरप्रेन्योर है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, उसकी एक बहुत समस्या वहाँ पे जाके उसकी बड़ी हो जाती है कि जब वो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है, कुछ बड़ा बनाना चाहता है, तो उसको मैन पावर हायर करनी है, अपने साथ में उसको सिस्टम्स इक्विपमेंट्स चाहिए। तो कंप्यूटर जो उसको चाहिए वो कंप्यूटर फाइनेंस के तहत मिल जाएंगे, मगर सर्वर जो है वो उसको फाइनेंस नहीं करने को तैयार है बैंक। वो बोलता है सर्वर को कंप्यूटर फाइनेंस हम करेंगे, और कंप्यूटर फाइनेंस का हमारा एक रेट है, हम 25,000 या 30,000 रुपये का आपको दे देंगे, 1 लाख रुपए का हम नहीं मानते उसे। इसके अलावा एक मैंने मतलब देखा था कि कंपनी को अपने लिए सॉफ्टवेयर खरीदना था। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए उन्होंने एक बाहर से कुछ इंपोर्ट करके सॉफ्टवेयर मंगा रहे थे बाहर से। 4 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर था एक सीडी में। सही बात। और बैंक उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको अपने यहाँ प्रोसेस इक्विपमेंट में लगाने के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो जब ऐसी समस्या आई तो उन्होंने कहा हम तो इसको, हमें क्या पता है ये 4 करोड़ की सीडी है, 400 रुपए की सीडी है, 40 रुपए में मिल जाएगी, आप चले जाइए, बहुत अच्छी कंपनी की। तो उसके बाद में उस सीडी को टीसीएस भिजवाया गया, वहां जाकर के उसकी वेटिंग हुई, वहां से वेटिंग रिपोर्ट आई, वैल्यूएशन हुआ, उसका वैल्यूएशन कराया गया। तब जाकर के बैंक ने उसको अप्राइज किया, तब उस रनिंग इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी फाइनेंस थी मैन्युफैक्चरिंग में, तब उसको पैसा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आना चाहते हैं उनके लिए एवेन्यूज हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए, और दे आर हैविंग द ज़ील, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। इसके लिए जो इंडस्ट्री अब बॉडी है नेस्कॉम, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी इंडस्ट्री बॉडी जो है वो नेस्कॉम है। जिस तरह से उसने सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को, जिस तरह से उसने नए टैलेंट को जो है वो बढ़ाया है आगे, वो बहुत अच्छी है। क्या नेस्कॉम को और ज़्यादा, मैं देख रहा था नेस्कॉम में पिछले अगर 1 साल उठा के देखें तो कई सारे एसएमई सेक्टर के लिए सेमिनार्स हुए हैं, ओपन फोरम्स हुए हैं, वर्कशॉप्स हुए हैं। ये जो सेंसिटाइजेशन है एसएमई के लिए कि आपके पास में कोई चला जाए, आप उसको सर्टिफिकेशन जो है कम से कम वो दे सकते हैं कि ये आदमी जो है ये हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसका ये है, क्या वो हो सकता है इंडस्ट्री के लेवल?
इंडस्ट्री ने काफ़ी कुछ सेंसिटाइज किया है इस बैंकिंग सेक्टर को, और बैंक्स की अलग अलग स्कीमें भी हैं जो कि इस तरह से करती कि किस तरह से फाइनेंसिंग हो सकती है आईटी कंपनीज की। मामला कहाँ जाकर अटकता है कि अल्टीमेटली एक डिसीजन जो है वो वहाँ पे जो लोकल ब्रांच के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसने लेना है। और अगर उसको कंफर्ट नहीं होता कि भाई इस बैंक की ये जो मैं लोन दे रहा हूँ उसकी क्या सिक्योरिटी है, क्या मतलब पैसा वापस आ सकता है, नहीं आ सकता, और कल को जो है मुझे ही इस चीज को आंसर करना पड़ेगा कि डूब जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे बड़ी तो इसलिए प्रॉब्लम। वो जरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जरा कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम। दिनेश, आपके यहाँ पर जो लोग हैं जो आपके साथ में काम करते हैं, 35-40 हज़ार तो आपके मेंबर्स हैं और 8 लाख से ज़्यादा आपके टोटल बेस है, क्लाइंट बेस है। कितने लोग उसमें आईटी में होंगे या आईटी से थोड़ा और बढ़ जाते हैं? सर्विसेज सेक्टर में, टेलीकॉम में होंगे? नहीं, सर्विसेज तो बहुत बड़ा इलाका है, उसमें तो होटल आ जाते हैं, रेस्टोरेंट आ जाते हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ अगर हम आईटी और टेलीकॉम बड़े सेक्टर हैं, 12% के आसपास हमारे देश का जीडीपी इन सेक्टर से आ रहा है। अगर इंडिया मार्ट के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर आईटी और टेलीकॉम से रिलेटेड जो एसएमईज हैं वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल एसएमईज बहुत हैं जो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के बहुत सारे कॉल सेंटर, बीपीओ, डेटा एंट्री, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो आईटी सेक्टर को एक बहुत बड़ा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, हाउसकीपिंग प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, केटरिंग, फूडिंग, तो उस टाइप के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में एक अच्छा खासा सेगमेंट है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि करीब हायर सिंगल